नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज जो खेल है अंकिता, वो रिजेक्शन और सिलेक्शन का है एक तरीके से, क्योंकि आज जो टीमें टकराने वाली हैं उसमें खूबसूरत या कह लें दिलचस्प बात यह है कि जिस टीम के को चैंपियन बनाया था जिस खिलाड़ी ने पिछले सीजन में, आज वो उसी टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पहेली नहीं बुझाते, बता देते हैं आपको। कहानी है ये श्रेयस अय्यर की, जिनकी कप्तानी में पिछले सीजन में यानी 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो चैंपियन बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद वो टीम के साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे वो इस शो पर आपको बताएंगे। अब वो दूसरी टीम के कप्तान है, वो टीम है पंजाब। यानी आज जो मुकाबला है वो मुकाबला है कोलकाता वर्सेस पंजाब, और ये मैच है 31वें नंबर का आईपीएल का। इसी अपडेट के साथ शो की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आपको इस मैच से जुड़े तमाम जो अपडेट्स हैं वो देते जाएंगे। सबसे पहले आपको यही बता दें कि आईपीएल 2025 में आज 31वां मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला पंजाब और कोलकाता के बीच है। मुल्लानपुर में शाम 7:30 बजे यह मैच शुरू होगा। कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है, पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है। यानी अंकिता वो सब कुछ है इस मैच में, जो वो एक बॉलीवुड की फिल्म में कहते हैं ना कि एक्शन भी हो, थोड़ा रोमांच भी हो, थोड़ा ड्रामा भी हो, थोड़ा सा अफेयर भी हो जाए कुछ, तो उसमें सारे मसाले पड़ जाते हैं, उस तरह का मामला है। पॉइंट टेबल में 5वें और 6ठे नंबर की टीम यानी बिल्कुल आसपास की टीम है। परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी रही है। इसके अलावा जो मैंने वो इक्वेशन बताया जहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो पहले कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, लेकिन फिर जब कोलकाता नाइट राइडर्स को रिटेन करने की बारी आई प्लेयर्स को, तो उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया। ये सब आगे बात करेंगे, लेकिन आज का मैच दिलचस्प होने वाला है दोनों टीमों के अब तक के परफॉर्मेंस को अगर ध्यान में रखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पिछला मैच जो है वो हमने देखा था कि जहां पर प्रियांश ने एक अच्छी बल्लेबाजी की थी, शतकीय पारी की ली थी, और वही चीज़ें होती हैं कि पॉइंट्स टेबल, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और भी दिक्कतें जो है वो टीम के लिए बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नीचे से लगी हुई टीम है वो भी जीत रही है, तो बाकी टीम के लिए भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और पंजाब की टीम की बात करें तो बहुत ही अच्छी टीम, बहुत ही बैलेंस टीम नजर आ रही है, लेकिन जब उनके मिडिल ऑर्डर्स की बात करेंगे तो वो भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन टीम अभी फिलहाल काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। जैसे अभी कहा इन्होंने कि भाई केकेआर के जो पहले कैप्टन थे, पूर्व कैप्टन थे, अब वो पंजाब की कमान संभालते नजर आएंगे। दोनों ही कप्तान बहुत ही कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं, और दोनों ही कप्तानी की बात करें तो दोनों कप्तान जो है वो बैटिंग में भी काफी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 6ठे और 5वें पायदान की लड़ाई है। आज देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतने वाला है, क्योंकि रोमांचक भी होगा। मुल्लानपुर में मैच हारी भी है पंजाब और जीती भी है, तो ये दिलचस्प भी होने वाला है मैच। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है, और सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि वो जो बदला, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में आप दिख रहे हो ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है हमने, वो कहानी यही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा माजरा, पहले आपको अपडेट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 को चैंपियन बना, 24 में चैंपियन कोलकाता की टीम के साथ अब श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, और अब कहानी क्या है। कहानी ये है कि आज श्रेयस अय्यर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरेंगे। कोलकाता के खिलाफ अय्यर का ये पहला मैच होगा इस सीजन का, यानी पहली बार ऐसा होगा जो श्रेयस अय्यर जिस टीम के कप्तान थे, जिस टीम को लीड करते थे, आज उसी के अगेंस्ट खड़े होंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 2024 में केकेआर चैंपियन बना था। केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया था, जबकि अंकिता 6 प्लेयर रिटेन किए थे केकेआर ने, जहां तक मुझे याद है। उन 6 प्लेयर्स में श्रेयस अय्यर को उन्होंने रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद फिर वो पंजाब की टीम के साथ जुड़ गए। और फर्क क्या है? फर्क यह है कि 2024 में जो श्रेयस अय्यर 146.86 की स्ट्राइक रेट से रन कर रहे थे, वो 2025 में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं। तो वो एक मानवीय स्वभाव है। मतलब मैं इसमें श्रेयस अय्यर की गलती नहीं मानता हूं, और ये भी नहीं मानता हूं कि ये कोई किसी तरह का बदला है, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है। अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया है, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके सामने अपनी वर्थ को जो है वो प्रूव करे, वो दिखाए कि नहीं आपका रिजेक्शन जो था वो गलत था। और वो भी नहीं कि आपने कोई 1 प्लेयर या 2 प्लेयर रिटेन किया हो, आपने 6 प्लेयर रिटेन किए, और कैप्टन को ही नहीं रिटेन किया जो 2024 में आपकी टीम को चैंपियन बनाता है। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के दिल में वो जो आग जल रही होगी ना, आज उसका वो बदला दिखाई देगा मैदान पर। बिल्कुल, और ये श्रेयस ने भी कहा था कि जब उन्होंने 24 में ट्रॉफी दिलाई थी उस समय चर्चाएं भी उनकी नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया था, बाकी टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहां से श्रेयस अय्यर की बातें होने लगी थी। और यही चीजें होती हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ये मानवीय स्वभाव भी होता है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप और भी बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग में नजर आता है। जैसा अंदाज श्रेयस अय्यर ने दिखाया, जैसा इंटेंट, क्योंकि हर एक मैच में हमने देखा है ना कि श्रेयस अय्यर एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। और टीम यूनिट यही होती है कि भाई अगर नीचे से बल्लेबाजी आपकी, ऊपर से बल्लेबाजी अगर आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाती
जाती है, ऊपर के रन्स नहीं आते, तो आपको पता होता है कि नंबर 3 नंबर 4 वो स्लॉट होता है जहां पर मैच बनाता भी है और बिगड़ता भी है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो यूनिटी नजर आती है, वो कैप्टनसी जो लीडर की क्वालिटी होती है, क्योंकि इससे पहले वो दिल्ली की भी कमान संभाल चुके हैं। साल 2020 में मुंबई से हार का सामना करना पड़ा था फाइनल मैच में। तो ये कप्तानी जो है वो कई सालों से आ रही है, और खासकर आईपीएल की बात करें तो वहां पर वो तो राजा हैं ही, और पंजाब जो कहते हैं ना पंजाब द पुत्र, वो किंग अवतार जो है वो देखने को भी मिला है उनके कप्तानी में भी, उनकी बैटिंग में भी, और ओवरऑल जो टीम कॉम्बिनेशन भी रहा है ना पंजाब का, काफी यूनिक रहा है। अब आज जो है वो पहली बार खेलेंगे पंजाब के खिलाफ, मतलब माफ कीजिएगा केकेआर के खिलाफ, क्योंकि पंजाब के कैप्टन है और कैप्टन जो है ना सामने रहाने भी है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, और पिछले मैच में जो है ना चेन्नई को हरा कर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टफ मुकाबला ये होने वाला है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है आजकल आप जो पंजाबी बीच बीच में न्यूज रूम में बोलती हैं इसीलिए क्योंकि आप पंजाब की टीम को काफ़ी आप सपोर्ट कर रही हैं। आजकल बीच बीच में अंकिता को 20 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए इनको पंजाबी बोलने का शौक चढ़ता है, तो जो हमारी पंजाबी वेबसाइट की टीम है वहाँ खड़े होकर ये अच्छा खासा पंजाबी का प्रैक्टिस कर रही है, कहना चाहिए। खैर चलिए रिकॉर्ड बुक में चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं, वहाँ झांक लेते हैं वहाँ की कहानी क्या है, क्योंकि वहाँ की कहानी जो है वो थोड़ी सी कोलकाता के फेवर में ठीक ठाक बेहतर दिखाई देती है। पंजाब वर्सेस कोलकाता, अब तक 33 मैचेस यानी 33 मैचेस खेले गए हैं। कोलकाता को 21 मैच में जीत मिली है, जबकि पंजाब के खाते में 12 मैचों में जीत आई है। यानी यहां पर अगर आप देखें तो केकेआर की टीम कहीं बेहतर स्थिति में है। हालांकि पंजाब ने इस सीजन में जिस तरह की शुरुआत की है, और आप किसी से भी बात करें हमेशा यही चर्चा होती है, यही बात निकल कर आती है कि रिकॉर्ड बुक कई बार आपको बहुत कुछ नहीं बताती है, बताता है वो आपका मौजूदा फॉर्म, करंट फॉर्म क्या है, आप आज की तारीख में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आज की तारीख में आपकी टीम किस तरह से तालमेल बिठाकर चल रही है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। और अगर इस कसौटी पर आप खरा देखेंगे तो पंजाब की टीम कहीं ना कहीं बेहतर नजर आती है। पंजाब की टीम ने भी इस सीजन में बहुत अच्छी शुरुआत की है, कोलकाता की टीम की भी कहानी यही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था जो अभी आपकी स्क्रीन पर था, 250 रन से ज्यादा ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ बना चुकी हैं। और अगर इस बार भी देखें अंकिता, तो दोनों ही टीमों के पास बड़े वो स्ट्राइकर्स हैं, बड़े वो प्लेयर्स हैं, हिटर्स हैं, जो आपको एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर रन्स बनाकर दे सकते हैं। मजा फैंस को आने वाला है। जहां से हमने शुरुआत की थी शो की, वो कांटे की टक्कर, वो एकदम हिट फिल्मी मुकाबला जो होता है, जहां पर जैसे कई बार क्या होता था, हालांकि आपके जनरेशन से पहले की बात है, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार मान लिया एक फिल्म में आ गए, अब उसके बाद क्या होता था कि आधे लोग इस बात पर बहस कर रहे होते थे कि यार अमिताभ बच्चन के सामने ना दिलीप कुमार कहीं टिके नहीं, और आधे लोग इस बात पर बहस कर रहे होते थे कि दिलीप कुमार के सामने अमिताभ बच्चन कहीं टिके नहीं। शक्ति फिल्म थी मेरे ख्याल से, देखिएगा आपको भी, फिर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो ये इसी तरह का एक मुकाबला है जहां वो सारा मसाला सब कुछ वहां पर मौजूद रहने वाला है, और दोनों टीमें अगर 250 से ज्यादा बना चुकी हैं, दोनों टीमों के पास हिटर्स हैं, फैंस को मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही हर एक मैच में हमने देखा है ना कि 300 के पार स्कोर बनाने की कोशिश होती है, 200 के पार स्कोर बनाने की कोशिश होती है, और ये दोनों टीमों में जैसे अभी आपने कहा कि पावर हिटर की कमी नहीं है। नरेन पिछले मैच में जो कि अभी तक खास प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, नरेन का बल्ला भी बोला और गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने, चेन्नई को हराया चिपॉक स्टेडियम में। तो ये केकेआर जो है वो जीत कर आ रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आई है, और खासकर जैसे आपने कहा ना कि रिजेक्शन जब मिलता है, जब टीम आपको सिलेक्ट नहीं करती, ऑक्शन में आप आते हैं तो कहीं ये भी डर रहता है कि कहीं अनसोल्ड ना हो जाऊं, जैसे पृथ्वी शॉ के साथ हुआ, बाकी प्लेयर्स के साथ हुआ, तो ये माइंड में रहता है। और खासकर आपने देखा होगा कि आरसीबी के साथ जब मैच था दिल्ली कैपिटल्स का, तो वहां पर 93 रनों की नाबाद बल्लेबाजी जो है वो केएल राहुल ने की थी, और कहा कि भाई ये मेरा गढ़ है और यहाँ पर मैं बल्लेबाजी करूंगा। तो ये चीजें होती है कि रिजेक्शन अगर आपको मिलता है ना, तो आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इतना बेहतर करते हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है, वो झलक जो है वो समझ में आती है। तो मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे आपने कहा कि मतलब श्रेयस अय्यर, अब वो श्रेयस अय्यर जो है ना, उन्होंने अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी में प्रूफ किया, तो अब पूरे देश में उनकी चर्चाएं हो रही है, और कप्तान जो है वो बदला है, तो आज प्रीति जिंटा के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। पिछला मैच हार गई थी वो हैदराबाद से। बिल्कुल वो मुस्कान, और मतलब प्रीति जिंटा का 2009 में जब आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उनके इंटरव्यू में, उनके इंट्रोडक्शन में जो मैंने कहा था वो रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपने प्रीति जिंटा की बात की। तो मैंने ये कहा था कि उन हीरोइनों के जिनके डिंपल पड़ते हैं ना,
उसमें प्रीति जिंटा से बेहतर डिंपल किसी के नहीं पड़ते, जो मेरी मतलब व्यक्तिगत पसंद है। हो सकता है कि मैं हर कोई मेरी बात से सहमत ना हो। हमेशा वही चेहरा सबसे पहले आता है, खूबसूरत चेहरा। बिल्कुल। चलिए पंजाब के टीम के प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं। वहां थोड़ा सा पेच फंसा है। पेच इसलिए फंस गया है क्योंकि वहां पर लॉकी फर्ग्यूसन जो है वो अब चोट की वजह से बाहर हो गए। चोट की वजह से एक विदेशी खिलाड़ी के बाहर होने का मतलब यह है कि आपके प्लेइंग 11 में एक विदेशी खिलाड़ी की जगह बनती है, लेकिन अब वो एक विदेशी खिलाड़ी कौन होगा, वो किस तरह से कितनी जल्दी तालमेल बिठा पाएगा, ये सब कुछ जो है चैलेंज रहने वाला है पंजाब के सामने। उसके अलावा बात कर लें तो प्रभसिमरन और प्रियांश करेंगे पारी की शुरुआत। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को यानसेन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उमरदुल्ला, उमरजेई और एरॉन हार्डी को मिल सकता है मौका। ये वो जगह बन रही है जो अभी हमने बताया लॉकी फर्ग्यूसन के बाहर होने से एक जगह बनती है। गेंदबाजी में अर्शदीप, चहल और यश ठाकुर संभालेंगे जिम्मेदारी। कुल मिलाजुला के बहुत ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही बात अमंग्स द टीम चल रही होगी कि हम अभी तक जो इस सीजन में करते आए हैं हमको वो करते रहना है। हमारा ठीक है पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये होगा। मतलब आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि आप लगातार मैचेस जीतते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, सबको पता है। तो जितनी चैलेंज असल में मुझे लगता है अंकिता ये होता है कि आप अगर जीतते जीतते हार की पटरी पर गए हैं तो कितनी जल्दी वापस जीत की पटरी पर लौटते हैं। और पंजाब की टीम अपने इस तरह के एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ कोशिश यही करेगी, जहां मैक्सवेल मेरे ख्याल से भी ड्यू है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, मार्कस स्टॉइनिस और ये सब वो खिलाड़ी हैं जो मैच आपके लिए ना फिनिश करते हैं। ये नहीं है कि जिस दिन चलेंगे उस दिन आपको फिनिश करके देंगे मैच। मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और टीम को वापस जीत की पटरी पर लाना होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछला मैच भी हमने देखा था कि एक बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था जहां पर एक तरफा अंदाज में एसआरएच ने पंजाब को हरा दिया था। लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात होती है तो हम ज़्यादा छेड़खानी करते नहीं है, और अगर चोटिल कोई खिलाड़ी है तो आप चेंजेस करिए, अदरवाइज सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा और आपको पता भी होगा कि भाई इस खिलाड़ी में ये काबिलियत है। और खासकर जैसे आपने कहा कि मैक्सवेल और स्टॉइनिस और मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमेशा हमने देखा है कि ये दोनों खिलाड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का जो अंदाज होता है ना वो बिल्कुल बेखौफ होता है, लेकिन अभी तक मैक्सवेल का वो मतलब मैक्स जो है वो अभी तक समझ नहीं आया। मतलब मैक्सिमम जो जाने जाते हैं वो पावर हिटर के तौर पर, वो अभी तक समझ नहीं आया। स्टॉइनिस ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन एक बार फिर से उनको पंजाब के लिए करना पड़ेगा। और खासकर मुलानपुर में ये मैच है तो इस मैदान पर हमने देखा कि हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए थे जहां पर एक 200 का आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में पार हुआ था और चेज भी हो गया था। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है कि चेज नहीं हो पाएगा, डिफेंड नहीं हो पाएगा। तो ये मैटर करता है कि टॉस फैक्टर जो होता है ना, वो टॉस फैक्टर होता है। जब आप टॉस जीते हैं तो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि चेज करने वाली टीम भी जीत गई थी और डिफेंड करने वाली भी टीम जीत गई थी। तो यहाँ पर पलड़ा जो है वो इक्वल का थोड़ा सा नजर आ रहा है। और खासकर मुलानपुर की बात करें तो यहाँ पर केकेआर जो है वो मैच नहीं जीती है, तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी शायद। बिल्कुल, और ये दिक्कतें जो हैं जब खिलाड़ियों को चोट लगे, टीम के प्लान्स काम ना करें, ये सब आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास लंबा समय होता है उन चीज़ों को करेक्ट करने का भी, और कितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को ठीक कर लेते हैं। सारा खेल इसी चीज़ का है, फिर वो चाहे क्रिकेट का मैच हो या फिर कोई और कसौटी। चलिए कोलकाता की बात कर लेते हैं। वहाँ क्विंटन डिकॉक है और सुनील नरेन है। ये दो बड़े ही कमाल के खिलाड़ी हैं, दोनों बड़े ही सीजन प्लेयर हैं, T20 के फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि 3 स्पिनर्स के साथ एक बार फिर केकेआर की टीम उतर सकती है। मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती भी खेल सकते हैं। सुनील नरेन नहीं है तो एक तरीके से जो तिकड़ी हो गई वो हो गई सुनील नरेन, मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती। अगर कप्तान साहब को ये समझ में आया, अजिंक्य रहाणे को ये लगा कि हाँ साहब बल्लेबाजी तो हमको जो करनी है वो करनी ही है, दूसरी टीम के बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जाल में फंसाना है, तो फिर वो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के जिम्मे एक बार फिर मिडिल ऑर्डर होगा और बल्लेबाजी के केंद्र में रहेंगे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे भी बड़े दिलचस्प खिलाड़ी हैं। मतलब एक बार तो ऐसा लगता था कि स्टैंप लग गया है पूरी तरीके से कि टेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट के अलावा इनको ज़्यादा फटाफट क्रिकेट की इनके आदत नहीं है, वहाँ पर ये घुल मिल नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद एक सीज़न ऐसा होता है जहाँ चेन्नई की टीम के साथ जुड़ते हैं, उस सीज़न में धोनी की कप्तानी में कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब एक तरीके से ये आश्चर्य होता है कि अजिंक्य रहाणे ऐसे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहाँ से फिर एक टर्न होता है उनके करियर का और फिर वो एक IPL का नियमित हिस्सा बनते हैं और अब तो एक चैंपियन टीम के कप्तान भी हैं। कुल मिला जुला के यहाँ पर भी बहुत कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपकी प्लानिंग बहुत गड़बड़ चल रही हो या आपकी टीम में कुछ क्लिक ना कर रहा हो, सब कुछ क्लिक कर रहा है। बस वो जो आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है ना कि हम अगर जीत रहे हैं तो लगातार कुछ मैचेस जीत लें। अभी क्या हो रहा है, 1 जीत 1 हार या 2 जीत 1 हार, इस तरह का जो एक सिलसिला चल रहा है। अजिंक्य रहाणे मेरे ख्याल से कोशिश यही करेंगे कि वो अपनी टीम को जाकर समझाएं कि हमें नया कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी अफलातून नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमको सिर्फ वही करना है जो हम करते आए हैं और वो है
खुद पर भरोसा करना, मैच में जीत की आदत डालना। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि स्टार्टिंग में शायद नरेन को जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, वो कॉम्बिनेशन शायद वो तराश नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जो पिछला मैच हुआ था चिपॉक में खेला गया था, वहाँ पर बल्लेबाजी भी अच्छी थी और खासकर 3 विकेट चटकाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हें बनाया गया था। तो ये बल्लेबाजी जो है वो हर एक मैच में आपको करनी पड़ेगी, खासकर अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास टाइमिंग भी ज़्यादा रहती है, आपको विकेट पता होती है कि कैसी है, बल्लेबाजी के फेवर में रहेगी, पावर प्ले का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नरेन जो है वो काफ़ी टाइम से खेलते भी आ रहे हैं, लेकिन साल 2024 जब उन्हें मौका मिला तो मौके का बखूब इस्तेमाल किया। एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है ओपन करने का, अपनी काबिलियत दिखाने का, और खासकर जब साथ में यहाँ पर डिकॉक का साथ मिल जाएगा, क्योंकि डिकॉक जो है ना वो हर एक मैच में जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि इस मैच में आज क्या कुछ केकेआर करेगी, क्योंकि अपना होम ग्राउंड नहीं है, और इस होम ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर पंजाब हार के भी आ रही है, तो दिक्कतें थोड़ी सी है पंजाब के लिए भी, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर केकेआर जो है वो फॉर्म में है, और क्योंकि पिछला मैच चिपॉक में खेला गया था वहाँ पर हरा कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा केकेआर के पास होगा। चलिए अब मुल्लानपुर के विकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कैसी पिच होगी, कैसा मैदान होगा। बल्लेबाजी के लिए मददगार मैदान होगा, ये बिल्कुल आप आंख मूंद के कह सकते हैं, और वो सिर्फ मुल्लानपुर के लिए नहीं, आप जितने भी सेंटर्स पर मैचेस खेले जा रहे हैं वहां के लिए कह सकते हैं, बल्कि विश्व क्रिकेट जहां जहां खेला जा रहा है वहां के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स बनाए जाते हैं। इसको अब इस सच को स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। कोशिश हमेशा यही होती है कि बल्लेबाज जो है वहां जाकर रन्स करें, ताकि जो फैंस स्टेडियम में जमा हुए हैं उनको मजा आए। आज के मैच में भी बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। अब तक खेले गए दोनों मैच में 200 प्लस का स्कोर बना है, यानी स्कोर बोर्ड पर 200 प्लस स्कोर अगर बन रहा है तो यानी 400 रन तो ऐसे ही हो गए। 200 रन पहली टीम ने बनाए, और अगर 200 के आसपास भी टीम पहुंचती है तो पौने 400 रन के आसपास बनेगा, यानी दर्शकों के लिए एक टिपिकल पैसा वसूल मैच होगा। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। हालांकि सुबह जो तापमान है वो 33-34 डिग्री के आसपास है, लेकिन शाम होते होते यानी जब मैच शुरू होगा तब 6-7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान नीचे आएगा। बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन मौसम एक फैक्टर कई बार रहता है, खासतौर पर टॉस को लेकर, वो हमने आपको बता दिया। स्पिन गेंदबाजी की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि केकेआर किस तरह से 3 स्पिनर्स के साथ जाने के मूड में है, तो यहां पर कहानी यह है कि साहब स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अगर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है अंकिता, तो मुझे लगता है कि आप कह सकती हैं कि कोलकाता का पलड़ा फिर भारी होगा। इसलिए नहीं कि पंजाब के पास स्पिनर्स नहीं है, इसलिए कि कोलकाता के पास जो स्पिनर्स हैं वो बड़े सीजन्ड, बड़े अनुभवी स्पिनर्स हैं, चाहे वो सुनील नरेन हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, और फिर चाहे वो मोइन अली हो। तीनों के तीनों खिलाड़ी लंबा इंटरनेशनल करियर है उनका। वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दे तो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती तो मतलब एक तरीके से उनका पुनर्जन्म हुआ है। मतलब वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लौट कर आया है, ये तीनों स्पिनर्स अगर उतरते हैं तो आप मान लीजिए कि कोलकाता की टीम का जो गेम प्लान है वो बिल्कुल साफ है कि 4-3-12 है, यानी 4 इन 3 गेंदबाजों के जो 4-4 ओवर हैं, 12 ओवर का खेल जो है वो इसमें फंसाना है विरोधी टीम को। क्योंकि आपने बात की स्पिनर्स की, तो वहाँ पर हमने चक्रवर्ती को देखा और खासकर नरेन को देखा, तो नरेन जो है ना वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, और केकेआर की टीम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर 1-2 चेंजेस जो हुए हैं वो शायद कप्तानी को लेकर हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो ओपनर्स को लेकर हुए हैं, तो बाकी टीम काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। और जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स का, तो चहल का अभी तक वो आक्रामक अंदाज जो है वो पंजाब की तरफ से देखने को नहीं मिला। बहुत महंगे जो है वो साबित हुए, 18 करोड़ की बड़ी राशि में उन्हें शामिल किया गया। अर्शदीप जो है वो कुछ खास छाप छोड़कर नजर नहीं आ रहा, और खासकर जैसे मुलानपुर की बात करें तो 2 मैच यहाँ पर हो चुके हैं, 200 के पार का यहाँ पर स्कोर गया हुआ है, तो आज के मैच में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में एक पावर हिटर है, एक पावर पैकेज जो हम कहते हैं ना वो देखने को मिलता है। और दोनों ही टीमों के बल्लेबाज जो हैं वो इनफॉर्म है। भले ही पंजाब की टीम पिछले मैच में हार गई थी, लेकिन वहां पर जो प्रियांश आर्या थे ना उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की थी। तो ये दोनों ही टीमों के पास वो कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन जो है ना हर एक मैच में हर एक टीम के पास होना चाहिए, तभी आप के पास वो बैलेंस होती है टीम। क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई के पास, भले ही चेन्नई कल का मैच जो है वो जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना खासकर टॉप ऑर्डर की, वो फेल साबित हो रही है। तो अगर आपका टॉप ऑर्डर बैलेंस है तो आपके निचले वाले जो बल्लेबाज होते हैं, निचले क्रम की बल्लेबाजी जो होती है, उन पर ज्यादा भार नहीं होता है और वो मैच को इजीली जीत सकते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाजुला कर कहानी जो है वो सही कॉम्बिनेशन की है। सही कॉम्बिनेशन अगर आपने तलाश लिया तो वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। थोड़ी देर पहले हम लोग प्रीति जिंटा की बात कर रहे थे, आज का सवाल प्रीति जिंटा पर ही है। दिखा देते हैं आज का सवाल क्या है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए, और अगर आप लकी विनर्स में रहे तो 3 विनर्स को जो है आकर्षक प्राइज भी मिलते हैं। सवाल दिखा दीजिए स्क्रीन पर, क्या सवाल है आज का, ताकि हम इस सवाल को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ साझा कर लें। अंकिता, बिल्कुल, सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में प्रीति जिंटा की टीम का कप्तान कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, शाहरुख खान और श्रेयस अय्यर। ये
ऑप्शन आपके पास है और ऑप्शन का सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9hindi.com और लकी विनर को मिलेगा एक आकर्षक पुरस्कार। बिल्कुल 3 प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार और बड़ा आसान सवाल है, मुझे तो बड़ा मजा आता था। वैसे पुरस्कार भले ना मिले लेकिन अगर पेपर इजी आ जाए अंकिता तो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है आदमी कि चलो आसान प्रश्न पत्र है, आसान क्वेश्चनर है, तो कम से कम हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद किस्मत में हुआ तो इनाम भी मिलेगा। तो आप भी आजमाइए अपनी किस्मत, जरूर दीजिए इस सवाल का जवाब और साथ ही साथ जुड़िए हमारे इस क्विज कैंपेन से, जो आप tv9hindi.com पर जब आप जाएंगे तो वो वहां पर आपको क्विज सेक्शन मिलेगा और उस क्विज सेक्शन में आपको जाकर बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के उस मैच की जहां 1 2 3 4 5 हार के बाद चेन्नई की टीम को जीत मिली। तो वो कैसे मिली, कितनी दिलचस्प रही, ये भी आपको बता देते हैं। चेन्नई ने रोमांचक मैच में लखनऊ को हराया। हुआ क्या हुआ ये कि लखनऊ को उसी के घर में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई को जीत के लिए 167 रन 167 रन चाहिए थे। धोनी और शिवम दुबे ने चेन्नई को जीत दिलाई। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में जीत मिली। मैच रोमांचक हो गया था। 167 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह से पिच पर थोड़ा सा रन्स करना मुश्किल हो रहा था, वहां पर चेन्नई की टीम में, और ये जो 2 नाम अभी आपकी स्क्रीन पर थे यानी शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और इस मैच में जीत हासिल की। शिवम दुबे और धोनी के बीच जो विनिंग साझेदारी हुई उसका भी आपको डिटेल बता देते हैं। शिवम दुबे ने नॉट आउट 43 रन बनाए यानी 43 रन बनाए, उसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अगला अपडेट डाल दीजिए स्क्रीन पर। धोनी ने नॉट आउट 26 रन बनाए। यहां पर जो धोनी की पारी थी उसमें 4 चौके थे और 1 छक्का था। वैसे तो देखिए अंकिता, हर बल्लेबाज जो रन बनाता है वो उसके रन होते हैं। 43 रन शिवम दुबे ने बनाए, 43 रन उनके। लेकिन कई बार क्या होता है कि विकेट के दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी होता है ना, वो अगर धोनी जैसा कोई खिलाड़ी हो तो वो आपसे रन बनवा भी लेता है। वो आपको उस टेम्परामेंट को बनाए रखने के लिए कहता है कि आपको अननेसेसरली अग्रेसिव नहीं होना है। हम कोई 200 चेज नहीं कर रहे हैं कि आप हर एक गेंद पर बड़े हिट्स को मारने के लिए जाएं। अगर एक बाउंड्री आ गई है ओवर में तो आप शांति से सिंगल डबल लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए और मैच को और एंड तक ले जाइए। वहां पर जाकर हमारे लिए जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही काम किया उन्होंने। शिवम दुबे शायद, मतलब देखिए हाइपोथेटिकल है, अतिशयोक्ति होगी कहना, या कह ले कि कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होता, लेकिन ये शिवम दुबे अगर धोनी के अलावा किसी और के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते शायद गलती की गुंजाइश ज्यादा होती। लेकिन धोनी विकेट के दूसरे छोर पर लगातार उनको भी संभाले रहे, स्कोर बोर्ड पर नजर रखते रहे। फाइनली जैसा मैंने कहा 1 2 3 4 5 हार के बाद पहली जीत। यही होती है बात है कि भाई अगर सीनियर प्लेयर है और सीनियर खिलाड़ी और खासकर कप्तान भी है टीम का, तो वो कप्तान जो है ना, सामने वाले जो बल्लेबाज होते हैं, सामने वाले जो प्लेयर होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस देते हैं और वैसा ही कॉन्फिडेंस जो है वो माही ने दिया। और ये चीजें होती है कि 11 बॉल का सामना किया, 26 रन की नाबाद बल्लेबाजी की और इस बार नाबाद जो है वो ना जीत के साथ लौटे हैं। तो ये खुशखबरी जो है वो फैंस के लिए भी है, क्योंकि फैंस जो है ना वो हर बार यही चाहते हैं कि एक बड़ी पारी जो है वो चेन्नई की तरफ से माही किया है, चाहे छोटी पारी है लेकिन मैच को जीतना चाहिए, क्योंकि लगातार 5 हार, इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि चेन्नई जो है वो लगातार 5 मैच हार जाए। लेकिन कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर का काम जो है वो इस टीम ने किया है और 5 अगर यहाँ पर विकेट से मैच को जीता है तो वहां पर सबसे अच्छी बात ये रही कि शिवम दुबे का बल्ला बोला। और शिवम दुबे जो है कि बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। बीच में उनका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन अब यही फॉर्म को बरकरार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आपकी टीम की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पर भी अभी भी कुछ खास मतलब उछाल देखने को नहीं मिला है। तो अगर यहीं से शुरुआत अच्छी हो जाए चेन्नई की, और अभी भी आई थिंक 7 मैच बचे उनके, तो 7 मैच में बैक टू बैक जीतना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेऑफ की जो क्वालिफाई वाली रेस होती है ना वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि इस जीत के बाद भी 10वें नंबर के पायदान पर थी इस मैच से पहले चेन्नई की टीम, और इस जीत के बाद भी वो है 10वें पायदान पर ही, लेकिन फिर भी वो जो पॉइंट टेबल में पॉइंट्स वाले कॉलम में जहां 2 नंबर थे वहां आप 4 हो गए, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मानिए ना मानिए, एक जीत कई बार आपके अंदर उस आत्मविश्वास को लेकर आती है, उस जोश को लेकर आती है, उस उत्साह को लेकर आती है जो मैचेस में मिसिंग दिखाई दे रहा था। यहां से संभवतः चेन्नई की टीम एक अलग रंग में दिखाई देगी। यही चाहते भी हैं उसके जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, चेन्नई के भी और धोनी के भी। कल भी जो 167 रन का लक्ष्य था उसमें शुरुआत भी बहुत अच्छी मिली थी चेन्नई को। इन दोनों खिलाड़ियों ने तो जो किया सो किया ही, यानी शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा चेन्नई की जो शुरुआत थी वो अच्छी थी। शेख रशीद और रचिन रवींद्र ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की। शेख रशीद अपना पहला मैच खेल रहे थे और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी की अपने इस
मैच में। डेब्यू कर रहे शेख रशीद ने 19 गेंद पर 27 रन बनाए। ये बड़ा एक शानदार परफॉर्मेंस रहा। बाद में धोनी ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। अगला आपके सामने अपडेट रखिए भाई, अगले अपडेट में पता चल जाएगा कि चुनौती थी क्या। चुनौती ये थी कि अच्छी शुरुआत के बाद निराश करने वाला दौर भी आया, और वो निराश किसने किया, उनका नाम आपकी स्क्रीन पर है, वो है राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 10 गेंद पर 9 रन बनाए और आउट होकर चले गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा नहीं रन कर पाए, उसके बाद वो 7 रन बनाकर आउट हुए, और विजय शंकर 8 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वो जो 167 रन थे अंकिता, वो इतना कोई आसान नहीं थे। मतलब आपको अच्छी शुरुआत मिली थी, एक हाफ सेंचुरी आपको मिली थी ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर, लेकिन फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर जिसका काम होता है कि वो उस अच्छी शुरुआत से आगे बढ़कर आपको लक्ष्य के करीब लेकर जाए, वो नहीं हुआ। राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, 3 आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है वो आउट हो गए। तो चेन्नई को मेरे ख्याल से, देखिए जीते हैं, जीत के बाद सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी इस समस्या को सुलझाना होगा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह से 7 के 7 बल्लेबाज नहीं चलेंगे किसी भी मैच में, लेकिन कम से कम मेजॉरिटी में 5 बल्लेबाज तो चलें, 7 में 4 बल्लेबाज तो चलें, तभी शायद आपका जो वो नंबर ऑफ विन्स होगा वो बढ़ेगा। वरना ये जो बैटिंग ऑर्डर में 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन को आप निल मानिए। खासकर राहुल त्रिपाठी, और राहुल त्रिपाठी को बार बार मौके मिल रहे थे, वो ओपन भी कर रहे थे। अब नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला। शायद ये लगा कि शायद वो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा होगा ओपनिंग करते वक्त, लेकिन वहां से अगर आपको नंबर 3 नंबर 4 पर अगर प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है तो आप उस मौके को भुनाइए, क्योंकि चेन्नई की टीम में अगर आप शामिल हैं तो आप बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, और खासकर जब MS धोनी टीम में है तो भाई तब तो आपको मतलब आपके लिए सोने पे सुहागा भी हो जाएगा। और टीम में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका अगर चाहिए होता है तो आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जड्डू का वो फॉर्म जो है अभी तक कुछ खास निखर कर सामने नहीं आ रहा। जो जड्डू जो है वो हर IPL में एक अलग दिखते हैं, इस IPL में अभी तक वो प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। और खासकर राहुल त्रिपाठी, इनको सोचना पड़ेगा, अभी भी मौका है, क्योंकि अगर यहाँ से अब अगर आपको हीरो बनना है, मतलब हीरो तो अगर आप जीत रहे हैं तो वो आप हीरो ही रहेंगे, लेकिन अगर टीम आपकी हार रही है वहीं से अगर आप मैच को बनाते हैं तो फिर उससे बड़ा टीम के लिए बड़ा सहयोग नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो जो सूझबूझ की हम बात कर रहे थे, वो जो धोनी ने अपना टेम्परामेंट दिखाया, और बड़ी बात ये रही कि वो इस बार मैच को फिनिश करके गए, उनके रहते रहते टीम जीती, ये बड़ी बात है। और धोनी या कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसके पास ढेर सारा अनुभव हो, वो उस अनुभव की काट कुछ होती नहीं है, तो वो उनके पास एक ऐसा उनका कमाई हुई पूंजी है अनुभव उनकी, जो आप उनसे छीन नहीं सकते। तो अब अगर यहाँ से कमबैक करे चेन्नई की टीम तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। जीत हार, प्लेऑफ, ट्रॉफी, ये सब बात की बात है, लेकिन वो सम्मानजनक स्थिति में आए। अभी तो वो जो आखिरी नंबर पर है वो उसके फैंस को बात चुभ रही होगी। चलिए महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा इस जीत के बाद, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था इस मैच को जीतना। एक जीत हासिल करके अच्छा लगा, इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये एक मुश्किल मैच था, खुशी की बात यह है कि हम जीतने में कामयाब रहे, इससे टीम को मोमेंटम मिलेगा। पिछले मैचों में हम शुरुआती 6 ओवरों में गेंदबाजी में मुश्किल में आ रहे थे, बल्लेबाजी में भी हमें जैसी शुरुआत चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। शायद ऐसा चेन्नई की विकेट की वजह से हुआ, दूसरी जगहों पर उससे बेहतर प्रदर्शन कर सके ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई। हमें पहले 6 ओवर में गेंदबाजी में और मेहनत करनी होगी। अभी तक हमें मजबूरन अश्विन से पहले 6 ओवर में भी गेंदबाजी करानी पड़ रही थी, अब गेंदबाजी आक्रमण बेहतर दिख रहा है। बल्लेबाजी यूनिट में भी हमें और बेहतर करना होगा। रशीद ने अच्छी बल्लेबाजी की। अब यहां पर इससे 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक तो वो जो चेन्नई का गढ़ था, उनका किला था, जिसको हम कहते थे कि हमेशा अगर चेन्नई की टीम चेपॉक में खेल रही तो आप मान के चलिए कि वो वहां पर उसको 20-25% का फायदा है। वहां पर विकेट की एक तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं कि चेन्नई में हम नहीं जीत पाए, दूसरी जगहों पर शायद हम बेहतर करें। दूसरा, अश्विन की गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि हमको पहले 6 ओवर में उनसे मजबूरन गेंदबाजी करानी पड़ रही थी, अब हमारा कॉम्बिनेशन बेहतर है। तो शायद ये इंडिकेशन इस बात का भी है कि अश्विन को अब कुछ मैचेस में बेंच पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक टीम जब मैचेस जीतती है, और धोनी तो उसके बड़े हिमायती भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा टू मच चेंजेस वाले कप्तान है नहीं, वो अपने प्लेइंग 11 को जब एक बार सेटल कर लेते हैं तो फिर उसी के साथ जाते हैं। 2 चीज़ें, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेरे ख्याल से अगर 1-2 मैचेस और देख लिया जाए तो फिर किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे कि हाँ, क्या यही कहना चाह रहे थे महेंद्र सिंह धोनी कि हाँ, अश्विन का अब उस तरह से रोल टीम के साथ नहीं है। लेकिन अगर ये होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वो अश्विन जिनके भरोसे चेन्नई ने तमाम सारे मैचेस जीते हैं, ट्रॉफीज तक वो टीम को लेकर गए हैं, क्या वो इस सीजन में उनका उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये अगले कुछ मैचेस में पता चलेगा। चलिए अब लखनऊ की तरफ बात कर लेते हैं। लखनऊ की टीम के साथ अंकिता हो क्या रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है
वो निकोलस पूरन बड़े अच्छी फॉर्म में है, बड़े अच्छे रन्स कर रहे हैं, बड़े छक्के चौके लगा रहे हैं, लेकिन ये शायद टीम के लिए एक तरीके से मजबूरी भी है कि फिर वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। निकोलस पूरन नहीं चले तो फिर टीम कमजोर दिखने लगती है। सिर्फ ऐसा ही हुआ, निकोलस पूरन कल के मैच में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन का विकेट लिया। तीसरे अंपायर ने एलबीडब्ल्यू का जो फैसला है वो लिया, लेकिन डीआरएस लेने से पहले धोनी मना कर रहे थे। धोनी की बातचीत चल रही है तो ये भी बात कर लेते हैं। कहा जाता था कि डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, मतलब वो इतना परफेक्ट वो एनालिसिस करते हैं, आकलन कर लेते हैं, भांप लेते हैं चीजों को। लेकिन कल तो लिटरली एकदम अंशुल कंबोज ने उनसे कहा कि नहीं आप ले लीजिए मेरे कहने पर। धोनी ने उनको इशारा भी किया कि नहीं, बॉल जो है वो बाहर की तरफ जा रहा था। फिर उनको लगा होगा कि चलो यार एक यंग बॉलर है, कह रहा है तो ले ही लेते हैं, लेकिन सही साबित हुए अंशुल कंबोज। और जो मेरा प्रश्न था कि निकोलस पूरन का आउट होना यानी लखनऊ की टीम के लिए एक बैकफुट पर जाना जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकोलस पूरन ने हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक मैच में आप अच्छा प्रदर्शन करें ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको इतने सारे मैचेस खेले, कभी ना कभी तो आपका डाउनफॉल होगा। और वैसा ही निकोलस पूरन के साथ वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और ऑरेंज कैप उनके सर पर है, तो ये दर्शाता है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन हर एक मैच में आप चलें ये मतलब उनके लिए भी बहुत टफ हो जाएगा कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। हालांकि इस मैच में पंत ने अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी अगर हम विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो एडन मार्करम नहीं चल पाया, तो ये चीज़ें होती है कि विदेशी खिलाड़ियों ने अभी तक इंप्रेस किया है लखनऊ के लिए, लेकिन बाकी प्लेयर्स अब देखिए पंत का बल्ला तो चला लेकिन टीम को जीत नहीं मिली, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं लखनऊ के लिए। और अगर आप यहीं से मैच हारेंगे, और अब तो आई थिंक 6 या 7 मैच टीम खेल चुकी है, तो यहाँ से आपको हर एक मैच जीतने के लिए दिमाग लगाना होगा कि भाई कैसे मैच को जीतें, और बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। क्योंकि बार बार हम यही बात करें अपने शो में कि नेट रन रेट भी मैटर करता है। भले ही आप पॉइंट्स टेबल पर चौथे पायदान पर, लेकिन अगर आप दूसरे मैच में आप मतलब नेट रन रेट आपका अच्छा होगा और आप इजिली मैच को जीतेंगे, तो आपका जो पॉइंट्स टेबल का जो हम कहते हैं ना रेस होती है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और आप थोड़े से और भी बेहतर होते साबित नजर आएंगे। बिल्कुल, नेट रन रेट की कहानी तो ऐसी है अंकिता की जो टॉप की 4 टीमें हैं इस वक्त पॉइंट टेबल में, गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ, इन चारों टीमों के ना 8 पॉइंट्स ही हैं, और वो जो ऊपर नीचे हैं वो नेट रन रेट की वजह से हैं। यानी 8 पॉइंट लेकर एक टीम पहली पायदान पर है और 8 ही पॉइंट लेकर एक टीम चौथी पायदान पर भी है। तो ये नेट रन रेट का जो गणित होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लें, कुछ मैचेस में आप बड़ी जीत हासिल करें और अपने नेट रन रेट पर शुरू से ही निगाह रखें। ऋषभ पंत की बात चल रही थी, फटाफट ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का भी आपको डिटेल बता देते हैं, किस तरीके से वो फॉर्म में आए। कम से कम थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी उन्होंने, हालांकि टीम को जीत नहीं मिली तो उनके वो जो रन्स थे वो काम नहीं आए। सीजन का पहला अर्धशतक उन्होंने लगाया, 49 गेंद पर 63 रन की पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के। आखिरी ओवर तक ऋषभ पंत क्रीज पर रहे और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि क्रीज पर उनका बने रहना कितना जरूरी है। अब तक जितने मैच खेले गए थे उसमें उन्होंने 40 रन बनाए थे और कल उन्होंने अकेले एक मैच में 63 रन बनाया, तो कहीं ना कहीं संतोष उनको जरूर मिला होगा अपने इस रन से, लेकिन टीम जीत नहीं पाई, इसका मलाल भी होगा। क्या कहा ऋषभ पंत ने इस मैच में हार के बाद, किस तरह से वो एनालिसिस कर रहे हैं इस हार का और किस तरह से आगे क्या सबक लेकर मैच में टीम को उतरना होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने कहा कि हमने 15-20 रन कम बनाए, हमें जब अच्छा मोमेंटम मिला हमने विकेट गंवा दी, हमने साझेदारी पर ध्यान नहीं दिया, विकेट पर गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी लेकिन विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था। हम 10 रन और बना सकते थे, निश्चित तौर पर अपनी बल्लेबाजी को लेकर बेहतर महसूस कर रहा हूं। हाँ, लेकिन कहानी वही है अंकिता कि आपने वो मजा नहीं आया, मतलब जेल नहीं किया। अगर आपने ये जो रन्स किए इसके साथ साथ टीम जीत जाती तो संभवतः वो जो खुशियां हैं वो दोगुनी होती हैं, लेकिन यहां पर आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो एक हाफ सेंचुरी आई, चलो वो जो रन्स नहीं आ रहे थे बल्ले से वो रन्स आए, लेकिन टीम का रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये रन्स किसी काम के नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि भाई 4 बॉल पे 3 रन चाहिए थे और आवेश खान वो लास्ट ओवर कर रहे थे। मैच जो था वो लखनऊ के हाथ में था, क्योंकि बट वही चीज़ें प्रेशर वाली चीज़ें होती है जब आपके सामने MS धोनी और शिवम दुबे हो, मतलब विकेट्स नहीं गिर रहे हैं तो सामने अच्छी बात यह है कि पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हो रही है और मैच जो था वो लास्ट मोमेंट तक खत्म हुआ। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि लखनऊ ने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं की। हाँ, थोड़े से रन जैसे पंत ने कहा कि भाई 10 रन और बना सकते थे, 20 रन और बना सकते तो शायद ये मैच उनके हाथ में होता, लेकिन यही चीज़ें होती है कि पंत के बल्ले से जो है वो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 60 रन बनाया उन्होंने, 60 से ज्यादा रन्स बनाए, 63 रन की बल्लेबाजी की, तो ये चीजें भी उनके कॉन्फिडेंस को और बेहतर करेंगी और मेरे हिसाब से अगले मैच में थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर जो है वो ऋषभ पंत बल्लेबाजी भी करने आएंगे। बिल्कुल, और एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई कल रात के मैच में और उसकी भी आज बड़ी चर्चा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर चर्चा है और वो चर्चा है 6 साल बाद
6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने महेंद्र सिंह धोनी। और 6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच क्यों बने ये भी आपको बता देते हैं। बल्लेबाजी में जो उन्होंने किया था वो तो किया ही किया, साथ में कीपिंग में उनका जो है रंग दिखाई दिया। जिस तरह से उन्होंने, हालांकि कीपिंग को लेकर कभी कोई प्रश्न उठाता भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की वो कीपिंग बड़ी शानदार थी। ऋषभ पंत का कैच धोनी ने लपका, उसके बाद धोनी ने आयुष बडोनी को स्टंप किया। इसके अलावा अब्दुल समद के रनआउट में धोनी का बड़ा रोल रहा, और ये जो रोल था ये तो बड़ा कमाल था, इसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, क्योंकि अंडर आर्म उन्होंने विकेट के दूसरे छोर से निशाना साधा, और ना सिर्फ निशाना सही था बल्कि उसकी एक्यूरेसी इतनी शानदार थी, टाइमिंग इतनी शानदार थी कि अब्दुल समद को आउट होकर जाना पड़ा। और वो जो 10-15 रन की बात कर रहे हैं ना ऋषभ पंत, शायद वो रन आउट बहुत क्रूशियल इसलिए हो गया क्योंकि पहले अब्दुल समद आउट हुए और उसके बाद फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गए। पूरी कोशिश इस बात की थी कि बाई के चक्कर में, बाई लेने के लिए कि एक रन ले लिया जाए, जिससे कि जो स्ट्राइक लेने की बारी है वो आ जाए ऋषभ पंत की। वो वहां पर पहुंच गए, लेकिन अगली गेंद पर वो भी आउट हो गए। तो वहां पर शायद वो जो रन्स बन जाते, 10 रन अगर और बन जाते तो ये कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन कीपिंग के मामले में आप धोनी को चैलेंज नहीं कर सकते, वहां पर तो धोनी का सिक्का अभी भी बोलता है। और अब उनके साथ फिर वो जो उनके फैंस हैं ना, उनमें जोश आ जाता है। और कल जब उन्होंने वो अंडर आर्म जिस तरीके से रनआउट किया, उसके बाद से सोशल मीडिया में बातचीत करने के लिए एक मुद्दा मिल गया कि भाई बाकी आप जो भी कह लीजिए, लेकिन विकेट के पीछे अभी भी धोनी का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, और ये हमने हमेशा देखा है कि भाई जब भी वो मतलब कीपिंग करते हो या फिर रनआउट करते हो, वो रनआउट जो था ना वो बड़ा ही दिलचस्प था। आई थिंक कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। एम एस धोनी जो है वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा कुछ प्रदर्शन करते हैं, मतलब नो लुक शॉट जैसे हार्दिक पांड्या का मतलब फेमस है, वैसा ही धोनी का जो रनआउट रहता है, स्टंपिंग रहती है, वो विद इन अ सेकेंड में करते हैं। वो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे और सामने वाला खिलाड़ी रिव्यू भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि DRS का नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम रखा गया है। तो हर एक मैच में हमने देखा है कि थोड़े से मतलब काम कंपोज दिखने वाले एम एस धोनी जो है ना, कल के मैच में थोड़े से हंसी ठिठोली खासकर ऋषभ पंत के साथ भी करते नजर आए। और ये चीजें जो मैटर भी करती है कि भाई आप अगर मैदान पर हैं तो आप कुछ ऐसा प्रदर्शन करें अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से, अपनी फील्डिंग से, अपनी कीपिंग से, ऐसा कुछ करें कि सामने जो दर्शक बैठे हैं, दर्शक सिर्फ आपको दिखने आते हैं और दर्शक से यही चाहते हैं कि हर एक मैच में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिले। जैसे विराट से उम्मीदें होती है, रोहित से उम्मीदें होती हैं, और खासकर धोनी से 43 साल और 45 साल के होने वाले हैं। लगता नहीं है कि कीपिंग उनकी देखकर और रनआउट देखकर वही माही नजर आता है जैसा हमने मतलब सालों बरसों पहले देखा था जब वो टीम इंडिया के लिए खेला करते थे। हालांकि अब 1 साल बाद वो नजर आते हैं, IPL में नजर आते हैं, लेकिन IPL में भी हमने देखा है कि वो कीपिंग गजब की रहती है। हर एक मैच में भले ही चेन्नई 5 मैच लगातार हारी है, लेकिन कीपिंग जो है ना वो धोनी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो उनकी स्टंपिंग रहती है, सूर्या की स्टंपिंग हो चाहे बाकी प्लेयर्स की स्टंपिंग हो, तो माही जो है ना वो उनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। और हमेशा हमने देखा है वो इमोशंस जो है ना वो फैंस भी लेकर चलते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि हर एक मैच में माही जो है उनका बल्ला भी बोले और प्रदर्शन भी अच्छा रहे टीम का। बिल्कुल, कल की परफॉर्मेंस के बाद उनके फैंस की उम्मीदें यही बढ़ गई हैं। हमारी उम्मीदें आपसे क्या हैं? बहुत साधारण सी उम्मीदें हैं, बहुत छोटी सी उम्मीदें। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि वो आपके प्यार को हमें तक पहुंचाता है। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।